Hello and assalamu alaikum guys. I hope you're doing well. In this video, we're going to be doing physical quantities and measurement techniques part 2. In the previous video, यानी कि part 1 में हमने किए थे SI units and prefixes. In this video, we're going to be doing scalar quantities, vector quantities. इसके साथ साथ हम करेंगे resultant vector. Resultant vector निकालने के चार तरीके होते हैं. Number 1, addition. Number 2, subtraction. Number 3, head to tail method. Number 4, parallelogram method. हर सब टॉपिक के हम पास पेपर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम करेंगे स्केलर और वेक्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है. सो या स्टे ट्यून्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्टली, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द अमाउंट कि आपके पास एक चीज कितनी तादाद में अवेलेबल है, आपके पास एक चीज कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, उनको तो पता ही होगा कि यूनिट क्या होता है. यूनिट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी की आगे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. आपको इनके बारे में सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, दैट scalar quantities only have magnitude and no direction, while vector quantities have both magnitude and direction. इनके डिफरेंसेस पे अभी वापस आते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज याद करनी है और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज याद करनी है. जो स्केलर क्वांटिटीज आपने याद करनी है उनकी लिस्ट में आती है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर एंड एनर्जी. ये 6 स्केलर क्वांटिटीज आपने याद करनी है जरूरी, क्योंकि इनके हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं. और जो वेक्टर क्वांटिटीज आपने याद करनी है, आई थिंक 8 वेक्टर क्वांटिटीज आपने याद करनी है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. आपको सिर्फ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है. विल गेट टू दैट इन अ सेकेंड. अब हम कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स. फर्स्टली, वी गॉट फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर अस टू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स. एक तो हमें चाहिए होगा मैग्नीट्यूड, व्हिच इज बेसिकली द अमाउंट, एंड सेकेंडली वी वुड नीड अ यूनिट. तो अगर आप मैग्नीट्यूड और यूनिट को मिला दोगे, you'll get a physical quantity. Now let me ask you a question. Is 13 kilograms a physical quantity? Yes. Why? Because इसके पास एक magnitude है, which is basically the amount, and it has a unit. Therefore, this is a physical quantity. Now that physical quantity is out of the way, हम आ जाते हैं scalar और vector quantities के ऊपर. ये भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर. ठीक है ना? सो 13 meters और 13 meters due south. Which one is vector and which one is scalar? If you guessed that this is scalar and this is vector, you are correct. Why? How did I identify that one is scalar and one is vector? अभी मैंने आपको क्या बोला था? That scalar quantities only have magnitude, they do not have direction, while vector quantities have both magnitude and direction. Therefore, जो second option है हमारे पास, उसके अंदर magnitude भी है और direction भी है. Therefore, this is a vector quantity. अब मैं आपको ये एक और तरीके से समझाता हूं. Let's say my current location is Bahria Town and I have to get to ठोकर somehow. मतलब मैं बहरिया टाउन अभी खड़ा हूं, मुझे किसी ना किसी तरीके से ठोकर पहुंचना है. तो मैं एक बंदे से जाके पूछता हूं, पर्सन ए से, what is the distance between Bahria Town and ठोकर? He says 5 kilometers. लेकिन from my point, which I am standing at Bahria Town, 5 kilometers could be in any direction. मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं ठोकर पहुंचूंगा. तो मैं पर्सन बी के पास जाता हूं, मैं उससे सेम क्वेश्चन पूछता हूं, बट आई मॉडिफाई द क्वेश्चन अ लिटिल बिट. मैं पर्सन बी से पूछता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर मी टू गेट टू ठोकर? वो मुझे बोलता है 5 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ. अब आपको समझ आई
द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड द स्केलर रिप्रेजेंटेशन। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इज शोन। हमारे पास यहाँ 6 क्वांटिटीज है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर वेक्टर? अगर आपने ये याद की है क्वांटिटीज, तो आपको पता होगा कि इनमें से हमारे पास एक्सेलरेशन एक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, फोर्स, लेंथ हमारे पास स्केलर में है, मास भी हमारे पास स्केलर में है, और इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर में है। तो हमारे पास यहाँ 4 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हमारे पास वेक्टर में है। तो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। A car's acceleration and maximum speed are improved by an engine of smaller mass and greater driving force. How many of these underlined quantities are vectors? एग्जामिनर ने हमें एक फेवर किया है, उन्होंने क्वांटिटी सारी अंडरलाइन कर दी है। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, और हमने वेक्टर क्वांटिटीज पॉइंट आउट करनी है। Speed is not vector, speed is scalar, mass is scalar, force, force is vector, and acceleration is vector. Therefore, B is the right answer. ये मैक्सिमम डिफिकल्टी के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा मुश्किल आपके शायद ही कोई क्वेश्चन आए। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर दीज। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम कर लेते हैं मेथड्स टू डिटरमिन रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास 4 तरीके होते हैं जिनसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। बट द मेन क्वेश्चन इज, हमने एडिशन कब यूज करनी है, हमने सब्ट्रैक्शन कब यूज करनी है, हमने हेड टू टेल मेथड कब यूज करना है, और हमने पैरेललोग्राम मेथड कब यूज करना है। हम आगे जाके इनको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, लेकिन the main thing you need to know is that it all comes down to the direction of the vector. जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा, वो डायरेक्शन डिटरमिन करेगी कि हमने इनमें से कौन सा मेथड यूज करना है, हमने इन 4 मेथड्स में से कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, हम उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। मैं ये यहां भी लिख देता हूं आपको। When two vectors are acting in the same direction, will add their magnitude to find resultant vector. A little correction, it could be two or more. जितने मर्जी वेक्टर्स हो, if they're acting in the same direction, उनका मैग्नीट्यूड ऐड होएगा। अब जो मैंने यहां लिखा है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से यहां मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है और मैंने इस बॉक्स को मूव करना है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं ऑफ 4 न्यूटन्स। लेकिन ये मुझसे इजीली मूव नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है, और मैं आपको भी बुला लेता हूं। आप यहां लगाने की कोशिश करते हो 7 न्यूटन्स का फोर्स। अब आपको क्या लगता है हमारे फोर्स के साथ क्या होना चाहिए? अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स का क्या होगा? जब दो वेक्टर्स जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, हम उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। मैं ये यहां भी लिख देता हूं आपको। व्हेन टू और मोर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम direction, their magnitudes will be added to find
द रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो मैंने यहां लिखा है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से मेरे पास यहां एक बॉक्स पड़ा है और मैं इस बॉक्स को मूव करने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं। लेट्स से 7 न्यूटन का फोर्स मैं इस बॉक्स के ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको बुला लेता हूं और आप इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है। अब आपको क्या लगता है हमारे फोर्सेस ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ऑफ कोर्स दे विल ऐड। आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें। अगर आप एक चीज को धक्का लगा रहे हो और आपका एक दोस्त आता है और वो उसी चीज को धक्का लगाने की कोशिश करता है, तो व्हाट विल द रिजल्टेंट फोर्स बी? इट विल बी द सम ऑफ बोथ द फोर्सेस। ये इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम भी दिया है। पहले आपको, लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज मी। मैंने अभी के लिए आपको एक्सक्लूड कर दिया है, लेट्स ओनली कंसिडर मी। ठीक है ना। मैं इस पियानो के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऑफ 150 न्यूटन। अभी इस पियानो के ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है? इट इज 150 न्यूटन, क्योंकि सिर्फ मैं फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन मैं बाद में आपको भी बुला लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। तो अब आप भी उसी डायरेक्शन में मेरे साथ फोर्स लगा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं 150 में 100 न्यूटन जो आप लगा रहे हो वो ऐड कर दूंगा एंड विल गेट अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। एज सिंपल एज दैट। आपने इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ एडिशन। ठीक है ना। when two vectors are in opposite directions, उनके मैग्नीट्यूड्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब लेट्स से मैं और आप एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं और मैं 150 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, लेकिन आप 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो। मैं लगा रहा हूं 150 न्यूटन का और आप लगा रहे हो 100 न्यूटन का। अब हमारे फोर्सेस का बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? अब हमारे फोर्सेस ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? लेट्स से मैं अपने दोस्त को धक्का लगा रहा हूं और वो मुझे धक्का लगा रहा है। किस डायरेक्शन में हम जाएंगे? हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। हालांकि मैं यहां 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और आप 100 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हो, फिर भी हम मेरी डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फोर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मेरा जो फोर्स है इट इज ग्रेटर देन योर फोर्स। ठीक है ना। इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। ये हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट। इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। when two or more vectors are acting in the same direction, are acting in the opposite direction, opposite direction, ठीक है ना, opposite direction, their magnitudes will add and their resultant force will be calculated। ठीक है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। बस आप इसी को कॉपी करके सेम डायरेक्शन की जगह ऑपोजिट डायरेक्शन लिख लेना, बस सेम एज दैट। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपके पास यहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप इस बॉक्स के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स इस साइड पे लगा रहे हो, लेकिन आपका दोस्त जिसके पास एक ज्यादा मसल पावर है वो 150 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरफ बॉक्स जाएगा? ऑफ कोर्स द बॉक्स विल गो इन दिस डायरेक्शन, सिंस आपके दोस्त का जो फोर्स है इट इज ग्रेटर देन योर फोर्स। एंड किस मैग्नीट्यूड का फोर्स होएगा? इट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द बिगर फोर्स फ्रॉम द स्मॉलर फोर्स। ठीक है ना। तो हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने के लिए मैंने यहां एक छोटा सा डायग्राम लिया है। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक टग ऑफ वॉर की गेम के अंदर। ठीक है ना। टग ऑफ वॉर की एक गेम है, उसमें टीम ए जो है वो 200 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रही है और टीम बी जो है वो 150 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रही है। आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में हमारी जो रोप है वो जाएगी? ऑफ कोर्स इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज टीम ए का जो फोर्स है इट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ टीम बी। ठीक है ना। एज सिंपल एज दैट। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड।
काफी ज्यादा बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। ठीक है ना। अब हमने ये भी कर लिया, अब हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लिया, अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल मेथड पे। इट इज मोर कॉमनली नोन एज हेड टू टेल रूल। आगे हमारे पास वही क्वेश्चन वापस आ जाता है कि हमने इसको किस सिचुएशन में यूज करना है। We're only gonna use head to tail method when two vectors are 90 degrees to each other, यानी कि perpendicular, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। देन रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय हेड टू टेल मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, we're gonna add। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मतलब ऑपोजिट होगी, we're gonna subtract। लेकिन अगर वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा तो हम हेड टू टेल मेथड यूज करेंगे। आगे हमारे पास हेड टू टेल मेथड की दो स्टेप्स होते हैं, और ये स्टेप्स मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता दूंगा। 1. Join the head of the first vector with the tail of the second. The resultant vector is calculated by joining the tail with the tail of the first vector and head with the head of the second vector. Let's say मेरे पास एक ये वेक्टर है, and let's say this is vector A, और एक मेरे पास ये वेक्टर है, and let's say this is vector B. So according to the instructions, join the head of the first vector, मतलब ये वाले वेक्टर का head, with the tail of the second vector. फर्स्ट वेक्टर हमारे पास A है, सेकंड वेक्टर हमारे पास B है, तो हम फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम यहां से यहां मूव कर लेते हैं। आगे हमारे पास स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2, द रिजल्टेंट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय जॉइनिंग द टेल विद द टेल of the first vector, मतलब जो resultant vector की tail होगी, it will be connected to the tail of the first vector and head with the head of the second vector। ये आपने ध्यान से सुनना है, tail with the tail of the first vector and head with the head of the second vector। resultant को हम कह देते हैं C। I will repeat this once again। The resultant vector is calculated by joining the tail with the tail of the first vector, मतलब resultant vector की जो tail है, it will be connected with the tail of the first vector, but resultant vector का जो head है, it will be connected with the head of the second vector which is B। अगर ये आपको भी समझ नहीं आया, आपने घबराना नहीं है, आगे जाके हम जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये और प्रैक्टिस करेंगे मजीद। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर 23P1। Which diagram shows the vector addition of a 4 Newton force and a 3 Newton force? Let's say हमारे पास जो 4 Newton force है, it is A, जैसे हमने ऊपर दिया था, नीचे वाले को हमने A दे दिया, ऊपर वाले को हम कह देते हैं, let's assume this is B। अब हर सिचुएशन को हमने क्लोजली एग्जामिन करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, उसके हिसाब से हमने हर क्वेश्चन को जज करना है। सबसे पहले join the head of the first vector with the tail of the second। फर्स्ट वेक्टर के हेड को, यानी कि दिस डायरेक्शन, इसके हेड को हमने टेल के साथ ज्वाइन कर देना है ऑफ द सेकंड वेक्टर। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। एंड सेकंड स्टेप जो हमारे पास है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय जॉइनिंग द टेल with the tail of the first vector। फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइन हो गई है, एंड हेड with the head of the second vector, मतलब सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हेड होना चाहिए। सो आई थिंक ए इज द राइट ऑप्शन, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं वाई बी, सी एंड डी आर द रॉन्ग ऑप्शंस। बी में हमें नजर आ रहा है कि पहला स्टेप जो हमारे पास है, join the head of the first vector। फर्स्ट वेक्टर का हेड
with the tail of the second vector. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेप 1 जो है वो ओबे तो हो रहा है, लेकिन इट इज मोर लाइकली कि स्टेप 2 ओबे नहीं हो रहा. The resultant vector is calculated by joining the tail with the tail of the first vector. लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्टेड है. Therefore, this is the wrong answer. आगे हम सी पे चलते हैं. सी पे हमने फिर से वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. Join the head of the first vector with the tail of the second vector. Head of the first vector with the tail of the second vector. तो यहां तो स्टेप ए ही नहीं यूज हो रहा. जब भी आप देखें ना कि मतलब फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर जो हमारे पास है वो टेल और टेल को कनेक्ट कर रहे हो या हेड और हेड को कनेक्ट कर रहे हो, दैट विल बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग. यहां आप देख सकते हैं टेल के साथ टेल कनेक्टेड है, राइट, और यहां आप देख सकते हैं हेड के साथ हेड कनेक्टेड है. देयरफॉर बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग. ठीक है, तो अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमारे पास यहां एक पेपर 2 का क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम पेपर 2-1 May June 2021. An aircraft flies at a constant height. Air drag and the force from the aircraft's engine together produce a force on the aircraft of 36 kilonewtons due north as shown in figure 1.1. तो वो हमें बोल रहे हैं कि there is a force produced by the aircraft's engine which has a magnitude of 36 kilonewtons, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट के इंजन से प्रोड्यूस हुआ है. The wind produces a force of 12 kilonewtons due east, मतलब in this direction. तो हमारे पास यहां एक और फोर्स है which is due east और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 12 किलोन्यूटन्स. आगे पढ़ लेते हैं. Draw a scale drawing to show the resultant force acting on the aircraft. तो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. रिजल्टेंट फोर्स निकालने के काफी तरीके होते हैं. अभी हमने डिटरमिन करना है कि हमने कौन सा तरीका यूज करना है. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे पास 4 तरीके होते हैं टू गेट द रिजल्टेंट फोर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड. अब हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे. यूज योर ड्रॉइंग टू डिटरमिन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. अब हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्थ. ये हम आगे जाके करेंगे. सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है. अभी हम देख सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाउ? बिकॉज इनके बीच में एक 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है एज यू कैन सी. तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी विल यूज द हेड टू टेल मेथड. हेड टू टेल मेथड के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू जॉइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वेक्टर. 12 किलो न्यूटन वाला फर्स्ट वेक्टर है और 36 किलो न्यूटन वाला सेकंड वेक्टर है. तो हम इसके हेड को यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे. And the second step was the resultant vector is calculated by joining the tail with the tail of the first vector. मतलब जो resultant vector होगा उसकी tail first vector की tail के साथ join होगी और उसका head second vector के head के साथ join होगा. तो हम एक resultant vector extend कर देते हैं from the tail of the first vector to the head of the second vector. And this is our resultant vector. अब हमने क्या करना है? हमारे पास आ तो गया एक डायग्राम इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन्स, लेकिन हमने एक स्केल ड्राइंग करनी है टू शो द रिजल्टेंट फोर्स. स्केल ड्राइंग के लिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है, स्टेप 1, चूज अ स्केल. अब हमने एक स्केल चूज करना है. चूज अ स्केल. स्केल हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास एक स्केल हो जाता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन्स. यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन दिस सरफेस will represent
1 किलो न्यूटन्स। लेकिन हमारे पास यहाँ 36 किलो न्यूटन्स है, हमारे पास 36 किलो न्यूटन्स का फोर्स है। कैन वी रिप्रेजेंट 36 सेंटीमीटर्स ऑन दिस एरिया? ऑफ कोर्स आपके पास अपने पेपर के ऊपर इतनी जगह नहीं होगी कि आप 36 सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर सकें। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है 1 सेंटीमीटर will represent 2 किलो न्यूटन्स। इन दिस केस अगर हम 36 किलो न्यूटन्स ले लें तो वी विल नीड approximately 18 centimeters since there is a ratio of 1 to 2. 18 centimeters is kind of possible, but हमारे पास फिर भी शायद जगह कम पड़ जाए, तो हम एक और स्केल चूज कर सकते हैं which is 1 centimeter will represent 4 kilonewtons. In this scenario, अगर हम ये सिनेरियो यूज करते हैं 36 kilonewtons will represent 9 centimeters. तो 9 centimeters तो हम आराम से इधर फिट कर सकते हैं। अगर 36 kilonewtons represent 9 centimeters by using the same scale which is 1 to 4, हम दूसरे का भी साइज निकाल लेते हैं इन सेंटीमीटर्स। दूसरा हमारे पास है 12 किलो न्यूटन्स। 12 किलो न्यूटन्स will be represented by 3 centimeters. Sorry for that. हमारे पास एक फोर्स आ गया है ऑफ 9 सेंटीमीटर्स और हमारे पास दूसरा फोर्स आ गया है ऑफ 3 centimeters. So we basically represented them using a measurement of distance. तो हम यहां उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर्स वाला। इन दिस सिनेरियो मैं एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर कंसिडर करूंगा। ऑफ कोर्स आपके पास अपना स्केल होगा तो आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हो 3 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स ऑन योर पीस ऑफ पेपर। लेकिन यहाँ मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, अप्रोप्रिएट स्केल नहीं है, तो मैं यहाँ एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये आ गया है 3 सेंटीमीटर्स वाला which is 12 किलो न्यूटन्स। आगे हम अगले वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगला हमारे पास आ जाएगा ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर्स का हमारे पास अगला वेक्टर आ गया है which is 9 सेंटीमीटर्स एंड 36 किलो न्यूटन्स। तो अब आपने एक चीज करनी है। आपने क्या करना है? आपने यहां एक स्केल रखना है ऑल द वे अप टू हियर और आपने ये मेजर कर लेनी है लेंथ। ये लेंथ आपके पास आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 9.48 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना? ये हमारे पास है हमारा रिजल्टेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेंटीमीटर्स। क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, आई कैन नॉट actually measure it in front of you, लेकिन you get the idea. You just have to measure it from here to here and you'll get approximately 9.5 centimeters. अगर आपको शक हो रहा है कि आपका क्वेश्चन या आपका आंसर गलत हो सकता है तो you can simply use the Pythagoras theorem. You can simply do 9 square plus 3 square is equals to hypotenuse square because this long side is the hypotenuse. तो यू विल स्टिल गेट लाइक 90 अंडर रूट 90 आ जाएगा हमारे पास विच इज द हाइपोटेनस एंड विल स्टिल गेट 9.48 समथिंग समथिंग। ठीक है ना? तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो न्यूटन्स ऑल वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई दिस बाय 4। सिंस हमारे पास 1:4 का रेशियो है, we'll just multiply this by 4 and we'll get the answer which is 38 किलो न्यूटन्स। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, मेक श्योर टू वॉच दिस 2 3 4 टाइम्स until you get this। ये एक रेयर क्वेश्चन है लेकिन it has the chances of coming in your paper। ठीक है ना? आगे हम देख लेते हैं। द आगे हमने निकालना था एंगल भी निकालना था हमने। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द नॉर्थ।
मतलब ये वाला एंगल हमने निकालना, वेरी वेरी इजी। यहाँ प्रोट्रैक्टर रखो, प्रोट्रैक्टर रख के आप अपना एंगल आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना आंसर वो करना है, क्या कहते हैं, कंफर्म करना है, यू कैन स्टिल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो का टोआ, वी हैव ऑल द मेजरमेंट, देयरफॉर हम कोई भी यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेट्स से साइन theta is equals to opposite, which is 3, or you can say 12 kilonewtons, that doesn't really matter, divided by to sine use कर रहे थे hypotenuse, which is 9.5, or you can say 38 kilonewtons. So you'll get the answer, which is 18.4 degrees approximately. This is plus minus 3, मतलब अगर आपका एंगल 18 से प्लस 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्रीज हो जाए, नॉट सेल्सियस, सॉरी, अगर आपके पास 18 से प्लस 3 डिग्रीज हो जाए या माइनस 3 डिग्रीज हो जाए, द आंसर इज स्टिल वैलिड सिंस यू आर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। आपने यहां लाजमी प्रोट्रैक्टर यूज करना है। The trigonometric ratios are just to confirm your answer. These are not to prove your answers. ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट फोर्स आ गया था 38 किलो न्यूटन्स, और यहाँ हमारे पास आ गया है अप्रोक्सीमेटली कैलो 19 डिग्रीज। तो दीज आर आर 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सब टॉपिक में से है। हालांकि हमने इसकी पूरी की पूरी थ्योरी कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक आध क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, ताकि आप डिटरमिन कर सकें कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट दिस सब टॉपिक। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 1। दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 1-2, October November 2022। The diagram shows three forces acting on the block। आप देख सकते हैं 3 न्यूटन्स की फोर्स और 2 न्यूटन्स की फोर्स, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, while in the opposite direction हमारे पास है एक 11 न्यूटन की फोर्स। The resultant force is 6 न्यूटन्स। ये हम खुद भी डिटरमिन कर सकते हैं। हाउ? फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है, इट इज टू डिटरमिन कि कौन सी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। So 3 Newton का वेक्टर और 2 Newton का वेक्टर, they are in the same direction, therefore they will add up and they will give us a vector of 5 Newtons। तो हमारे पास इस साइड पे 5 न्यूटन्स का फोर्स एक्ट कर रहा है और इस साइड पे 11 न्यूटन्स का फोर्स एक्ट कर रहा है। Now what we will do is subtract 5 from 11 and we'll get 6 newtons। And how do we determine the direction? हम डायरेक्शन इस हिसाब से डिटरमिन करते हैं कि किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। सो एज वी कैन सी, इन द राइट डायरेक्शन क्लियरली ज्यादा फोर्स लग रहा है, देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द राइट डायरेक्शन। आगे हम पढ़ लेते हैं। Which additional force produces a resultant force of 3 newtons to the left? तो वो हमसे पूछ रहे हैं हम ऐसा कौन सा फोर्स ऐड करेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन्स आने लग जाए टू द लेफ्ट रादर देन 6 न्यूटन्स टू द राइट। अब ये हमने कैसे डिटरमिन करना है? हम ये सारे के सारे फोर्सेस ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स ऐड करेंगे एंड आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा, फ्रॉम दैट वी विल डिटरमिन दी ऑप्शन। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 3 न्यूटन्स टू द लेफ्ट। तो अगर हम 3 न्यूटन्स लेफ्ट पे ऐड कर दें, 3 न्यूटन्स, तो हमारे पास टोटल फोर्स ऑन द लेफ्ट क्या आ जाएगा? दैट विल बी 3 प्लस 2, that will be 3 and 3 6 and 8 newtons on the left and 11 newtons on the right। अभी भी आप देख रहे हैं कि राइट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ऑफ 11 न्यूटन्स और लेफ्ट पे हमारे पास लग रहा है 8 न्यूटन्स। तो अभी भी हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, इट इज ऑन द राइट डायरेक्शन and the magnitude is 3 newtons। 11 minus 8 is 3 newtons to the right। अब हम अगली ऑप्शन देख लेते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज 9 न्यूटन्स टू द लेफ्ट। अब हम एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज ऑफ कोर्स गोना बी वे लॉन्गर एंड दिस इज 9 न्यूटन्स टू द लेफ्ट
अगर अब हम सेम साइड वाले सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं फिर से 9 plus 3 plus 2 that is gonna be 11 11 14 न्यूटन्स अब हमारे पास ज्यादा फोर्स लग रहा है ऑन द लेफ्ट साइड 14 न्यूटन्स हमारे पास लेफ्ट पे लग रहा है और 11 न्यूटन्स हमारे पास राइट पे लग रहा है अब हम क्या करेंगे 14 minus 11 that will give us 3 newtons and how do we determine the direction we determine the direction by seeing कि किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है ऑफ कोर्स लेफ्ट में ज्यादा फोर्स लग रहा है तो हम यहां लिख देते हैं ड्यू लेफ्ट हमारे पास क्या आंसर हमें कौन सा चाहिए था हमारे पास आंसर होना चाहिए था 3 न्यूटन्स ड्यू लेफ्ट देयरफॉर बी इज द राइट आंसर अगर आप सी यानी कि 6 न्यूटन्स को राइट पे ऐड कर ले और 13 न्यूटन्स को राइट पे ऐड कर ले रिस्पेक्टिवली लाइक ऑन देयर ओन टर्न्स तब भी आपको गलत आंसर ही मिलेगा सो या तो ये हमारे पास आंसर आ गया आई होप यू गेट द होल इमेज कि आपको कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने हैं फ्रॉम द एग्जामिनर रिगार्ड्स टू योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू डिटरमिन द रिजल्टेंट वेक्टर अब हम कर लेते हैं पैरेललोग्राम मेथड इसके बाद हमारा रिजल्टेंट वेक्टर्स का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा जब भी हम एक नए मेथड पे गए हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमने अपने आप से क्या किया है कि हम इसको किस सिनेरियो में यूज करेंगे हम पैरेललोग्राम मेथड को किस सिनेरियो में यूज करेंगे और उसका आंसर है if there is a certain angle between the vectors then we use parallelogram method जैसे आप यहां देख सकते हैं there is a certain angle theta which is between these two vectors and as I told you it is all about the direction of the vectors जिससे आप method determine करोगे जैसे for addition all the vectors have to be in the same direction for subtraction the vectors need to be in the opposite direction for head to tail method they need to have a 90 degrees angle between them but for parallelogram method इनके बीच में कोई भी certain angle हो सकता है पैरेललोग्राम मेथड के भी कुछ स्टेप्स होते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है फॉर अस टू complete this diagram using parallelogram method first complete the parallelogram by joining the given vectors at their angles the diagonal line determines the resultant vector जैसे उन्होंने हमें बोला है हमने इस वेक्टर मतलब 8 न्यूटन वाले वेक्टर को एक्सटेंड कर देना है all the way up to here making a parallel line and we have to do the same with the 4 Newton vector making a parallel line और इसके बाद हमने एक चीज करनी है which is to extend a line from the center of these two vectors all the way to the end of the parallelogram method and this diagonal line is the resultant vector समझ आई आपको दिस इज अ वेरी वेरी इजी मेथड ठीक है ना आपको घबराने की जरूरत नहीं पैरेललोग्राम मेथड बहुत आसान है हेड टू टेल फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन पैरेललोग्राम मेथड बहुत आसान है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू पैरेललोग्राम मेथड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम P1 इट इज फ्रॉम P11 October November 2021 two forces x and y act upon an object O the arrows represent the magnitudes and the directions of the forces. Which arrow shows the direction of the resultant force? हमने resultant force निकालना है as we can see there's a certain angle between the two magnitudes. सबसे पहले हमने parallelogram method में क्या पढ़ा था कि हमने y का एक parallel बना लेना है एक parallel line to y and a parallel line to x. ठीक है ना जैसे हमने यहां किया था and now what we do is extend a line
from the origin O all the way to the end of the parallelogram. So we can see clearly that A is the right answer. So that is it for your chapter. आपका ये पूरे का पूरा सब टॉपिक हो गया है ऑफ स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज एंड रिजल्टेंट वेक्टर्स, जिसमें हमने चार तरीके पढ़े हैं जिनसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड, ये चारों भी हमने कवर कर लिए हैं। अलोंग साइड दिस हमने इनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। So I hope you're satisfied with what I have taught you, और I hope आपको समझ भी आया जो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, you can feel free to ask me in the comment section, and अगर आपके पास कोई recommendations हो on how to make this better, you can DM me or you can actually comment. आप मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे DM कर सकते हो, और अगर आपने इनके रिलेटेड टॉपिकली solved past papers भी देखने हैं, they are available on my channel. So yeah, be sure to go check them out. Leave a like on this video and subscribe. And thank you for watching. Allah Hafiz.